एरिस्टोटल। सबसे पहले हम देख लें एरिस्टोटल की लाइफ कैसी थी। तो एरिस्टोटल जो है उनकी बर्थ हुई थी स्टेगिया इन 384। शुरू शुरू में क्या था, ग्रीस में सिटी स्टेट्स बनी हुई थी छोटी छोटी सी, ठीक है। तो उनमें कुछ आपने वो एथेंस के बारे में सुना होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों एथेंस से थे और एरिस्टोटल एथेंस से नहीं थे, ठीक है। वो दूसरी सिटी स्टेट से थे, स्टेगिया से, और काफ़ी सारी सिटी स्टेट्स बनी हुई थी, ठीक है। तो एरिस्टोटल नॉन एथेनियन थे। मैं थोड़ी सी आपको ना वो बता दूं कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले जो है वो हमारे पास सोक्रेटिस थे। सोक्रेटिस सेकंड जो बंदा था वो प्लेटो था। प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल था और एरिस्टोटल का स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो इस तरतीब को जहन में रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि प्लेटो का स्टूडेंट कौन था। तो एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था और एरिस्टोटल का स्टूडेंट अलेक्जेंडर था और सोक्रेटिस इन सबसे सबसे पहले था, ठीक है। इनकी बर्थ स्टेगिया में हुई थी 384। इनके फादर का नाम था निकोमैकस। वो एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे रॉयल कोर्ट में, ठीक है। अब इस चीज़ ने एरिस्टोटल की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। जब वो अपने फादर को देखते थे इलाज करते हुए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे बायोलॉजी और मेडिसिन में। तो वो हर चीज़ को ना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते थे। आप सब ने अगर कभी 9th क्लास में बायो और से पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स और प्लांट्स की, ठीक है। तो वो क्लासिफाई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे चीज़ों को, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की बेसिस, मतलब सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, डिफरेंसेस की बेसिस पे। वो अपने फादर से ही उन्होंने इस चीज़ को इनहेरिट किया था, ठीक है। अब ये जो प्लेटो की अकेडमी में पढ़ने आए, ठीक है। तो ये क्या करते थे, प्लेटो जब भी कोई बात बताते थे ना तो एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा अगेंस्ट आते थे इनकी बातों के, और ये जो है अगेंस्ट आते थे। तो प्लेटो जो थोड़े से ना इनसे गुस्सा हो जाते थे। तो जब प्लेटो की डेथ हुई थी ना तो लगा था कि एरिस्टोटल को, मतलब एरिस्टोटल को लगा था कि मैं सबसे ज़हीन स्टूडेंट हूँ तो मुझे लेना चाहिए एज अ हेड ऑफ द अकेडमी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। प्लेटो की अकेडमी में हेड ऑफ द अकेडमी एरिस्टोटल को नहीं लिया प्लेटो की डेथ के बाद। तो इससे बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गए थे, तो वो मैसेडोनिया चले गए, ठीक है। 338 BC में मैसेडोनिया चले गए क्योंकि इन्हें किंग फिलिप ने इनवाइट किया था कि मेरे 5 ईयर का जो बेटा है उसको टीच कर दें अलेक्जेंडर को, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ था कि इसने जो है काफ़ी सारी ग्रीस जो सिटी स्टेट्स थी उनको कंकर करना शुरू किया और होते होते वो एथेंस तक पहुंच गए। जब एथेंस को कंकर किया ना अलेक्जेंडर ने, तो साथ साथ एरिस्टोटल भी आए क्योंकि एरिस्टोटल ना इसके फेवरेट टीचर थे, तो ये अपने साथ साथ रखते थे अलेक्जेंडर इनको। तो वहाँ पहुँच के इन्होंने फिर अपनी एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जिसे हम लाइसियम बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटो का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, दी अकेडमी, और एरिस्टोटल की जो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था वो लाइसियम था। अब एरिस्टोटल इस चीज़ को समझता था कि जो गरीब लोग हैं ना वो पे नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटो ने ये सिस्टम रखा हुआ था कि जो अमीर लोग होते थे ना जो पे कर सकते थे वो उसकी अकेडमी में पढ़ सकते थे। और उस टाइम पे ना कुछ लोग ऐसे थे, सोफिस्ट जिन्हें कहते हैं, वो क्या करते थे, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाते थे जो उन्हें पे करते थे, उन लोगों को नहीं पढ़ाते थे जो उन्हें पे नहीं करते थे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एरिस्टोटल ने क्या किया कि 2 सेशन स्टार्ट कर ली, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में वो लोग आते थे जो पे करते थे और इवनिंग में वो लोग आते थे जो फ्री पढ़ना चाहते थे, जो नहीं पे कर सकते थे, ठीक है। फिर 322 में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो गवर्नमेंट उन लोगों के हाथ में आ गई जो एथेनियंस थे, प्रीवियस एथेनियंस थे जिनसे अलेक्जेंडर ने गवर्नमेंट ली थी, उन्हीं के हाथ में वापस चली गई। अब ये सीन हुआ कि अलेक्जेंडर का टीचर जो है एरिस्टोटल, उसके उसके ऊपर समझ ले कि चार्जेस लगने लग गए, बिट्रेयल चार्जेस लगने लग गए, ठीक है। और लोगों ने जो है वो इम्पाइटी के कुछ चार्जेस निकालना शुरू किए एरिस्टोटल के अगेंस्ट और उसको प्रूव करने की कोशिश की ताकि हम एरिस्टोटल को सजा दें। तो इस चीज़ से ना उसने दिल बर्दाश्त होकर एरिस्टोटल ने अगेन एथेंस को छोड़ दिया और चैलिस चले गए। अब वहाँ पर जब गए तो उन्होंने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, निकोमेकियन एथिक्स, और दूसरी एक बुक थी द पॉलिटिक्स, ठीक है। अब एरिस्टोटल का सबसे बड़ा कारनामा पता है क्या है, इस
इसने क्या किया है, कहा है जो पॉलिटिक्स है ना वो एथिक्स के साथ इस तरह जुड़ी हुई है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, बाद में आने वाले फिलोसफर्स ने पॉलिटिक्स को और एथिक्स को बिल्कुल अलग करने की कोशिश की है। मैकियावेली इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, लेकिन इसने निकोमेकियन एथिक्स में ये बात रखी है। अच्छा, निकोमेकियन मैंने ऊपर बताया कि निकोमेकस इसका फादर था, एरिस्टोटल के फादर थे निकोमेकस। और एरिस्टोटल के जो बेटे थे ना उन्होंने मतलब एरिस्टोटल ने अपने बेटे का नाम भी निकोमेकस ही रखा था। तो ये जो निकोमेकियन एथिक्स है ना ये उनके बेटे से उन्होंने जो बातें वगैरह की है ना वो सारी बातें हैं। ठीक है, निकोमेकियन एथिक्स एथिक्स के हवाले से, तो ये इनके बेटे के डायलॉग्स हैं कुछ। द पॉलिटिक्स एक बुक है। फिर ये 322 में इनकी डेथ हो गई। सही है, ये सारी इनकी लाइफ है। अच्छा, इसके बाद क्या है नेक्स्ट, इन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं। अब हम इनकी जो थ्योरीज पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि ही वाज वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। हर चीज़ को उन्होंने इतने मज़े के तरीके से ना हर चीज़ को जोड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को एक दूसरे से लिंक किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी थ्योरी ऑफ कॉजेज देखते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉजेज में कहते हैं कि ना 4 कॉजेज है ड्यू टू विच अ थिंग एग्जिस्ट। ठीक है, पहला कॉज जो है वो फॉर्मल कॉज है, दूसरा मटेरियल कॉज है, तीसरा एफिशिएंट कॉज है और चौथा फाइनल कॉज है। फॉर्मल कॉज में ना वो बताते हैं कि कोई भी चीज़ मतलब बनी कैसे हुई है। ठीक है, उसकी शेप कैसे है। सही है, जैसे कि एक इंसान है, आपने उसको जब डिफाइन करना हो तो आप ये बताओगे कि जी उसका मतलब हेड होता है ऊपर और 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, फिर फेस के ऊपर 2 आईज होती हैं, नोज होती है, लिप्स होती है। फॉर्मल कॉज है, मतलब उसकी फॉर्म बता दी। ठीक है, दूसरा है मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज में वो चीज़ें होती हैं कि जिनसे कोई चीज़ मिलकर बनी हुई है। जैसे कि टेबल के हवाले से अगर हम बात करें तो टेबल का मटेरियल क्या है, वुड। ठीक है, कुछ नेल्स लगी होंगी, कुछ गम और ग्लू बनी लगी होगी, तो इन चीज़ों से मिलकर वो एक टेबल बनी है। सही है। एफिशिएंट कॉज मतलब कि वो किस काम के लिए बनी है। ठीक है, उसका क्या काम है। और फाइनल कॉज में ये है कि उस चीज़ का मकसद क्या है, उस चीज़ का मकसद जो है वो क्या है। उसके हवाले से, इंसान के हवाले से जब बात करते हैं तो फाइनल कॉज इंसान, मतलब फाइनल कॉज को कहते हैं कि टीलोज है। ठीक है, टीलोज के नाम से ये फाइनल कॉज को बुलाते हैं। और फाइनल कॉज टीलोज, इंसान की टीलोज क्या है, हैप्पीनेस। ठीक है, फाइनल कॉज इज कॉल्ड टीलोस, हैप्पीनेस इज मैन्स टीलोस। इंसान की फाइनल कॉज क्या है या इंसान किस मकसद के लिए पैदा हुआ है, ये इस मकसद के लिए पैदा हुआ है कि उसको खुशी मिले। ठीक है, अब वो खुशी की क्या डेफिनेशन करते हैं, हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, इंसान का फाइनल कॉज तो बता दिया हैप्पीनेस, लेकिन हैप्पीनेस की डेफिनेशन वो कुछ इस तरह बताते हैं कि ये एक एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन में या किसी भी चीज़ में यूनिक हो ना तो वो उसकी हैप्पीनेस है। अब ह्यूमन में क्या चीज़ यूनिक है, आप देखें कि बहुत सारे जानवर बनाए हैं अल्लाह ताला ने, और बहुत सारे जो है वो क्या कह लें पौधे हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं कर सकता। ठीक है, बोल नहीं सकता इस तरह जैसे हम लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, वो लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा कि वो सोच नहीं सकते जिस तरह इंसान सोच सकता है। ठीक है, तो अब हैप्पीनेस को वो किस तरह डिफाइन करते हैं। हैप्पीनेस को वो कह रहे हैं कि वो ऐसी एक्टिविटी जो यूनिक हो ह्यूमन बीइंग में, वो उसकी हैप्पीनेस है, उसका इस्तेमाल करना हैप्पीनेस है। ठीक है, फॉर मैन हैप्पीनेस इज टू यूज द लैंग्वेज एंड थिंकिंग अबाउट आवर ओन डिजायर्स एंड एपेटाइट। ठीक है, और जो इंसान है ना सिर्फ वही ये काम कर सकता है कि सोचे कि उसकी एपेटाइट्स और डिजायर्स क्या है। ठीक है, और फिर अपनी लैंग्वेज का यूज करे, कम्युनिकेट करे। ठीक है, फिर जब इंसान अपनी डिज़ायर्स और एपेटाइट्स के बारे में सोचता है तो वो गुड और बैड को कैटेगराइज करता है। मेरी कोई डिज़ायर है लेकिन उससे मुझे भी नुकसान हो रहा है और अगले बंदे को भी नुकसान हो रहा है, तो मैं इसको कैटेगराइज कर सकती हूँ कि नहीं ये बैड है। ठीक है, और मेरी कोई डिज़ायर ऐसी है जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, तो मैं उसको कैटेगराइज कर दूंगी कि यस दिस इज़ अ गुड कॉज या ये एक अच्छी चीज़ है। तो इंसान क्या करता है जब सोचता है ना अपने डिज़ायर्स और एपेटाइट्स के बारे में, तो वो मोरालिटी को एक तरह से जन्म देती है। ठीक है, गुड और बैड को कैटेगराइज करता है। ठीक है, तो ये एक वर्चू बन जाती है, नेकी बन जाती है। सही।
फिर वो क्या कह रहे हैं, हैप्पीनेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है एरिस्टोटल ने, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट एक्टिविटीज ऑफ अ सोल इन अकॉर्डेंस विद वर्चू एंड इफ देयर इज मोर देन वन इन अकॉर्डेंस विद वर्चू। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ना हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ द सोल जो कि उसमें यूनिक हो वो हैप्पीनेस है, और इन अकॉर्डेंस विद वर्चू मतलब ठीक है वो गुड हो, वो चीज़ गुड हो, और अगर उनमें मतलब कोई एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं तो जो सबसे ज़्यादा वर्चुअस है ना वो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कॉज करेगी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी ओके, अब क्या कह रहे हैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि फ्लो चार्ट में कह रहे हैं हैप्पीनेस कोई भी हाईएस्ट एक्टिविटी है। ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी हमारे अंदर क्या है, लैंग्वेज तो है ही, लेकिन सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी जो वर्चुअस एक्टिविटी है वो ये है कि हम चेंजिंग थिंग्स के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, जब हम सोच सकते हैं तो ये रैशनल एक्टिविटी है, और जब हम रैशनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो टीलोज हमारा अचीव हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं। ठीक है, टीलोज जो हमारी हैप्पीनेस है वो अचीव हो रही है, तो कुछ इस तरह का उनका हैप्पीनेस का कंसेप्ट है। ठीक है, अब वर्चू अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो क्या कह रहे हैं, This rational activity is performed with excellence, give rise to virtue। ठीक है, ये जो rational activity है, thinking about the changing things, जब हम सोच रहे हैं तो क्या होता है, ये virtuousness को मतलब जन्म देती है। सही, सम डन इन परफेक्ट बैलेंस इज वर्चू। अब वर्चू की डेफिनेशन वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हम एक परफेक्ट बैलेंस के अंदर कर रहे हैं ना वो वर्चू है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। मतलब जैसे कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तो अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप उस पैसे को बहुत संभाल के रखोगे और यूज ही नहीं करोगे किसी भी वजह से, जैसे आप बीमार हो गए हो लेकिन आप कह रहे हो मैंने पैसे नहीं खर्च करने, ठीक है, तो आप माइजर हो। सही, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसको बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो तो वो क्या होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट। अब वो कह रहे हैं कि माइजरनेस और स्पेंड थ्रिफ्टनेस के बीच की एक चीज जो है जिसे हम मतलब गोल्डन मीन कहते हैं वो वर्चू है, कि आप ना बहुत ज्यादा खर्च करो ना ही बहुत कम खर्च करो, बिल्कुल दरमियान में रह के खर्च करो, तो वो एक वर्चुअसनेस है। ठीक है, एतदाल और म्याना रवि। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अब फिर इन्होंने वर्चुअसनेस की भी दो टाइप्स में मतलब दो टाइप्स बताई। ठीक है, एक वो बताते हैं कि इंटेलेक्चुअल वर्चू है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्चू में उन्होंने बात की प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वर्चू। सही है, ऐसी चीजें जिनको आप अप्लाई कर सकते हो थ्योरेटिकल बेस। फिर प्रैक्टिकल वर्चू की उन्होंने आगे से दो टाइप्स और दी, वो हम पॉलिटिकल साइंस में इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक एंड फेरोनेसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम मुश्किल है, फ्रोनेसिस। तो ये आपने बस इनके नाम याद रखने, एमसीक्यू में बस आ जाता है, ये आपसे डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे इसके हवाले से। तो हमने क्या बात की कि उन्होंने दो तरह की वर्चू बताई, एक मॉरल वर्चू है, इंटेलेक्चुअल वर्चू है। इंटेलेक्चुअल वर्चू में प्रैक्टिकल चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें, जैसे कि आप मतलब आपकी जितनी भी एजुकेशनल चीज़ें ना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, वो उसके वाले से बात करें। फिर उसमें पॉलिटिकल साइंस में जो दो टाइप्स यूज़ होती हैं, वैसे इन्होंने 5 टाइप्स बताई थी, लेकिन दो टाइप्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होती हैं, वो टेक्निक एंड फ्रोनेसिस। अच्छा, अब आप में से अगर किसी को कोई इशू है तो काइंडली मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, चैट में बता दें, अपना माइक खोल के मेरे से बात कर लें। यहाँ तक समझ आई? ओके ओके, फराज, अब्दुल रसूल, गजल, और कौन कौन मौजूद है इस टाइप पे? ठीक है ठीक है, बेहतर है। हमीद, आप क्या कहते हैं हमीद? अच्छा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बैकग्राउंड में मैंने बताई हैं, ये आपसे कभी पेपर में नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने अब जो अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना, ये पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। पॉलिटिकल फिलोसफी, अब इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? ये कहते हैं कि ना इंसान जो है बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी चीजें समझने वाली है। बाय नेचर ह्यूमन क्या है, पॉलिटिकल एनिमल। अब इसको ये कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, अब इसको डिफाइन हमने पीछे पढ़ा है कि कह रहे हैं कि इंसान के टीलों से हैप्पीनेस। ठीक है,
और टीलोस कब अचीव होती है, जब कोई भी चीज़ वो फंक्शन परफॉर्म करे जो उसमें यूनिक है, दूसरे लोगों में नहीं है, ठीक है, दूसरी चीज़ों में नहीं है। और इंसान में कौन सी वो चीज़ें हैं जो यूनिक है, वो भी बता देंगे, जो लैंग्वेज है और थिंकिंग है अबाउट आवर ओन डिजायर्स एंड एपेटाइट, जिसकी वजह से मोरालिटी जन्म ले, ठीक है। और आपको नहीं लगता कि एक स्टेट के अंदर जब हम एक साथ रहते हैं तो एक लेजिस्लेचर बनता है, और स्टेट ही हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें हम ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपनी डिज़ायर्स और एपेटाइट्स के बारे में सोच सकते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच सकते हैं, अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं और जो हमारा टिलोस अचीव करने में हमें हेल्प करता है। और स्टेट के बगैर हम ये अपना टिलोस अचीव ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है। सही है, ठीक है। तो ये चीज़ वो इस तरह बताना चाहते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर में जो लोग बैठते हैं वो डेलिब्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ठीक है, अपनी रैशनैलिटी को यूज़ करते हैं, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जिससे इंसान का टीलोस अचीव होता है, ठीक है। सही है, ये सारा मैंने वही लिखा हुआ है। इन डिसीजन मेकिंग वी यूज लैंग्वेज, रीजन एंड ओबेइंग लॉ डेवलप्स मोरल वर्चू। फिर जब हम लॉज को ओबे करते हैं तो हमें मोरल वर्चू जो है वो जन्म लेती है, ठीक है, हमें मोरल वर्चू आ जाती है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ अ मैन, अच्छा वो कह रहे हैं कि ना अगर एक इंसान स्टेट में नहीं रहता, ठीक है, स्टेट में नहीं रहता, इफ अ मैन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट, तो वो दो ही चीजें हो सकता है, वो इंसान ही होगा, फिर वो दो चीजें हो सकता है, सो इज आइदर बीस्ट और अ गॉड। खुदा को जरूरत नहीं है कि वो सोचे अपने एक्शंस के बारे में कि मैंने ठीक किया या नहीं, और बीस्ट को भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो जंगल में रह रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है उससे किसी के मतलब किसी को फायदा हो या नुकसान हो, ठीक है। तो कहते हैं वो इंसान नहीं है, इंसान तो एक पॉलिटिकल एनिमल है जो स्टेट में ही रह सकता है और स्टेट ही उसके टीरोज अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है। Beast has no language and reason. God is in no need to decide right or wrong. ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि स्टेट क्या है। अब मतलब कि ना ये बहुत मैंने लंबी चीज लिखी है, मैं आपको छोटी बात बता देती हूँ। स्टेट में वो कह रहे हैं कि ना शुरू उन्होंने यहाँ से किया कि ना इंसान ना ग्रुप्स बनाता है, ठीक है, और वो जो ग्रुप्स बनाता है ना वो कुछ ना कुछ उसका कोई अच्छा गोल होता है, कोई गुड रीजन होती है, कोई एम होता है जो उसने अचीव करना होता है, ठीक है, तभी वो इंसान ग्रुप में रहता है और पार्टनरशिप में रह के वो उन एम्स को अचीव करता है, ठीक है। अब वो जो ग्रुपिंग्स होती जाती है ना उससे एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है जो स्टेट होता है, और स्टेट में हमने सबसे बड़ा जो एम अचीव करना होता है ना वो हमारी पॉलिटिकल सॉरी हमारी हैप्पीनेस होती है, हमारा टीलोज होता है, ठीक है। तो सबसे मुकद्दस इंस्टीट्यूट जो है ना वो स्टेट है। अब मैंने क्या लिखा है हम ये भी पढ़ रहे थे, इट इज क्लियर दैट ऑल द पार्टनरशिप एम्स एट सम गुड, ठीक है, जितनी भी पार्टनरशिप्स होती हैं वो किसी ना किसी एक गुड को टारगेट कर रही होती है, उसको अचीव करना चाहती है, एंड दैट पार्टनरशिप दैट इज मोस्ट अथॉरिटेरियन ऑफ ऑल, ठीक है, और वो पार्टनरशिप जो इन सब में सबसे ऊपर है, सबसे अथॉरिटेरियन है, ठीक है, and outraces all others does so particularly, ठीक है, और इन सब में सबसे अफजल सबसे ऊपर है, ठीक है, एंड एम्स एट द मोस्ट अथॉरिटेटिव गुड, और जिसका एम सबसे बड़ी गुड को अचीव करना होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसको हम सिटी कहते हैं, ठीक है, उसको हम सिटी कहते हैं, मतलब सिटी स्टेट्स का उस टाइम पे कॉन्सेप्ट था तो उसने सिटी स्टेट की बात की है यहाँ पर, वो कंट्री लेवल पे नहीं है, सही। अच्छा नेक्स्ट, अब वो स्टेट को डिफाइन करने लगे आगे कि स्टेट क्या है। जैसे प्लेटो कहते थे ना कि लोग जो है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे से ग्रुप्स बनाते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं नहीं, ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूट है, इंसान इसको बनाता नहीं है, ये खुद ब खुद बन जाती है। फर्स्ट कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट एसोसिएशन, सबसे पहले क्या बनती है फैमिली, ठीक है, और इससे कुछ जरूरियात इंसान की पूरी होती है। फिर कुछ फैमिलीज आपस में टाइज बनाती हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जो है वो कुछ रिलेशंस वगैरह कायम करती हैं जिससे उनकी कुछ और ज़रूरियात पूरी होती है, लेकिन बहुत सारी ज़रूरियात अभी भी रह जाती हैं, वो पूरी नहीं होती, ठीक है। तो अब जो बाकी रह गई ज़रूरियात है उनको पूरे करने के लिए वो फैमिलीज एक दूसरे से टाइज बनाती हैं और जिससे एक विलेज बनता है, ठीक है। अब वो जो विलेजेस है ना
उनकी भी कुछ ज़रूरियात रह जाती हैं जिनको पूरा करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम मतलब वो जो विलेजेस हैं वो आपस में रिलेशंस बनाते हैं, जिससे क्या होता है, एक पॉलिस बनता है। ठीक है, पॉलिस का मतलब होता है वो जो आपने सुना होगा मेट्रोपोलिस। ठीक है, ये वो वाला पॉलिस है। पॉलिस का मतलब ही सिटी होता है। ठीक है, cities came into being. This process was this process was automatic. ठीक है, ऑटोमेटिक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इंसान को फोर्स नहीं कर रही कि आप स्टेट बनाओ। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, स्टेट इज अ बिग फैमिली। ठीक है, प्लेटो क्या कह रहा था कि स्टेट एक बड़ी फैमिली है, लेकिन एरिस्टोटल कहता है नहीं, स्टेट एक बड़ी फैमिली नहीं है, बल्कि स्टेट स्टेट है, क्योंकि इन दोनों के पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस दोनों के डिफरेंट है। स्टेट में हम लोग नॉर्मली सेल्फ इंटरेस्ट को भी फोकस कर रहे होते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट को भी फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन फैमिली में नॉर्मली हम लोग जो है वो बहुत सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, हम लोग फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने से रिलेटेड लोगों पे कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने हमें एक आइडिया ऑफ सिटीजनशिप भी दिया है। अब इसमें क्या बात करते हैं, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप में कहते हैं हर इंसान जो कि स्टेट की पॉलिसी मेकिंग में और डेलिब्रेशंस में और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ना, तो वो सिटीजन है। और कोई इंसान सिटीजन नहीं है स्टेट का। हर किसी को नहीं नादरा आईडी कार्ड जो है वो देगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि सिटीजन्स आर दोज हु हैव द एबिलिटी टू रूल एंड बी रूल्ड इन टर्न। अब इसका क्या मतलब है कि सिटीजन्स वो लोग हैं जो कि रूल भी करेंगे और इन टर्न रूल भी होंगे। जैसे कि हम डेमोक्रेसी में देखते हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी नहीं, वैसे होल वर्ल्ड जितने भी दुनिया है, लेट्स से अमेरिका, तो उसमें क्या होता है यूएसए में कि हर बंदा जो है वो रूल भी कर सकता है और रूल भी हो सकता है। ठीक है, वो कभी ना कभी स्टेट की पॉलिसी मेकिंग का पार्ट भी बन सकता है और वो सिटीजन का भी पार्ट बन सकता है, ऑपोजिशन का भी पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ पावर से चिपटा रह जाए और दूसरों को हक ही ना दे रूल करने का, तो वो सिटीजन्स नहीं है। ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तमाम सिटीजन्स मतलब टोटल ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि जितने भी सिटीजन्स हैं ना वो सबके सब इक्वल हैं। ठीक है, तो हर कोई सिटीजन, हर किसी के पास ये हक है कि वो रूल करे। ठीक है, और रूल हो, ठीक है, दूसरे बंदे से एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ऑल सिटीजन्स विल टेक पार्ट इन रूलिंग। रूल एंड रूल्ड आर इक्वल, दोनों इक्वल है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई नवाज शरीफ बहुत ऊपर है और आम आवाम बहुत नीचे है, इमरान खान बहुत ऊपर है, आम आवाम बहुत नीचे है। वो कह रहे तो सब एक लेवल पे आते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ठीक है, अब गुड सिटीजन, अब एक अच्छा सिटीजन क्या होगा, जो कि स्टेट के जितने भी लॉज है ना उनको फॉलो करेगा, तो वो अच्छा सिटीजन होगा। फिर वो एक और बात कहते हैं कि जी कौन लोग सिटीजन नहीं है, तो वो कहते हैं कि वो सिटीजन जो अपनी रीजंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो लोग ऐसे हैं मतलब जिनमें रीजन तो है लेकिन अभी डेवलप नहीं है। हो सकता है वक्त के साथ साथ डेवलप कर जाए, जैसे कि बच्चे, वो अपनी रीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी क्योंकि वो छोटे हैं। फिर वोमेन के हवाले से ना एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा बाइस हो जाता है, वो मेल को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं औरतों में ना अकल नहीं होती, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल औरतों में अकल नहीं होती। ठीक है, वो कहते हैं कि रीज़न है लेकिन इनकी जो इमोशनैलिटी है ना वो उसके ऊपर जो है वो काबिज आ जाती है। ठीक है, फिर दोज हु डू नॉट हैव रीज़न एट ऑल, फिर कहते हैं कि ना वो लोग जिनमें रीज़न होती ही नहीं है। अब वो लोग कौन है, स्लेव्स। ठीक है, पहली बात की कि कुछ लोग हैं जिनमें रीज़न है लेकिन वो डेवलप नहीं है। दूसरी बात की कुछ लोगों में रीज़न है लेकिन वो उसकी अथॉरिटी है नहीं उसकी उन लोगों के अंदर। ठीक है, वो वुमेन है, उनकी इमोशनैलिटी उनकी रीज़न पे ओवरकम कर जाती है। फिर तीसरे वो लोग हैं जिनमें रीज़न है ही नहीं। अब वो स्लेवरी को इस तरह जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि ना स्लेव्स उस टाइम पे कौन से लोग रखे जाते थे, ये वो लोग होते थे स्लेव्स जिन पे क्या होता था कि एक स्टेट है उसने किसी दूसरी स्टेट पे अटैक किया है और जंग करके जीत गए। ठीक है, अब वो जो जीतने वाली स्टेट है ना वो हारी हुई स्टेट की मालिक है।
ठीक है, और जो हारी हुई स्टेट है वो स्लेव्स है। ऑब्वियसली जो जीत गए हैं वो उनसे सुपीरियर है, उनके पास ज़्यादा रीज़न है, और जो हार गए उनके पास एज कम्पेयर टू देम कोई रीज़न नहीं है। सही है, तो वो स्लेवरी को इस तरह जस्टिफाई करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ना स्लेव्स होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो ने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन टोटल बात करते हैं कि स्लेवरी जस्टिफाइड है, स्लेवरी होनी चाहिए, क्योंकि वो मैनुअल वर्क करते हैं। उस टाइम में जैसे एग्रीगेशन का काम होता था तो खेतों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो वो कहते हैं कि ना ये स्लेव्स जो होते हैं ना मैनुअल वर्क करते हैं और इंसान को फ्री टाइम प्रोवाइड करते हैं अपने मास्टर्स को, ताकि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। तो ये अच्छी चीज़ें ही होनी चाहिए। टोटल इसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात शुरू होती है आगे से। अब पॉलिटिकल सिस्टम्स के हवाले से हम बात करते हैं, मीटिंग एंड होने लगी है 3 मिनट्स के बाद, तो हम दोबारा आते हैं और आप लोग ज्वाइन करें अगेन। ठीक है, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ, मीटिंग अब अगेन स्टार्ट करती हूँ, तो आप ज्वाइन कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।